फ्रेंड्स नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में विगत वर्षों में पूछे गए उच्च शिक्षा प्रणाली यानी कि हायर एजुकेशन से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के पार्ट 8 को कवर करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट 7 प्रोवाइड किया था और उसमें भी मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उच्च शिक्षा प्रणाली यानी कि हायर एजुकेशन से आप सभी को प्रोवाइड किया था और वो सभी क्वेश्चन जो है एक्सप्लेनेशन के साथ थे और उसी प्रकार से आज के इस वीडियो को हम कवर करेंगे। इसके साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करिए और इसके साथ साथ कोई क्वेश्चन नहीं समझ में भी आता है तो उसका आंसर मैं बताता ही हूं और उसके साथ ही साथ क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करता हूं। तो प्रैक्टिस सेट अगर आप अटेम्प्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट की तरह तो आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इसके साथ साथ देखिए मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ऐसा लगे कि वीडियो फास्ट चल रही है, मतलब मैं क्वेश्चन को जो है अब रीड कर रहा हूँ फिर उसके बाद से आंसर बता रहा हूँ फिर उसके बाद से मैं एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद से सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद से कमेंट बॉक्स में अपना सही आंसर देने का प्रयास करिए। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1 से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसे फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष विजिटर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि किस विश्वविद्यालय को फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष यानी कि विजिटर पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब देखिए ये 2017 में दिया गया है तो ये क्वेश्चन भी 2017 का है, यूजीसी नेट नवंबर 2017 का। तो करंट में भी आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए कि करंट में किसे विजिटर पुरस्कार दिया गया किस यूनिवर्सिटी को, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू को जो है फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष यानी कि विजिटर पुरस्कार जो है दिया गया था। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि विजिटर पुरस्कार होता क्या है, किसके द्वारा दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई, तो आइए उसको भी जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे जितने भी एक्सप्लेनेशन है उसको मैं पॉइंट टू पॉइंट हर वीडियो में जो है हर क्वेश्चन से रिलेटेड लिख रखता हूं और ताकि आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया कि विजिटर पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए दिए जाते हैं, यानी कि जो विजिटर पुरस्कार होता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है केंद्रीय विश्वविद्यालयों को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यहाँ पर 2014 के कुलपतियों के सम्मेलन में इस पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की गई थी तथा 2015 में पहली बार इन्हें प्रदान किया गया था। यानी कि जो विजिटर पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो देखिए इसकी शुरुआत बेसिकली 2014 में कुलपतियों का एक सम्मेलन हुआ था और इसी सम्मेलन के दौरान जो है इस पुरस्कार की शुरुआत की घोषणा की गई थी और सबसे पहले 2015 में इस पुरस्कार को केंद्रीय विश्वविद्यालय को दिया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इसका उद्देश्य है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और विश्व में उपलब्ध अध्ययन के बेहतर तरीकों को अपनाने के लिए बढ़ावा देना। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब दो लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है तो वो अपना बेहतर देने का प्रयास करता है, तो उसी प्रकार से विश्वविद्यालयों में प्रतिस्पर्धा लाने के लिए कि वो बेहतर करें, जो नए अध्ययन के तरीके हैं उनको एडॉप्ट करें, इसके लिए जो है ये पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आई होप कि ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। इन सभी विकल्पों में से आपको यह बताना है कि किसे संसद की स्वीकृति के प्रस्ताव के बिना, यानी कि संसद की स्वीकृति इसमें नहीं चाहिए, उस पद से उसको हटाने के लिए राष्ट्रपति चाहे तो उसको उसके पद से हटा सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य का राज्यपाल। यानी किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटाने के लिए जो है संसद की स्वीकृति के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इसको खुद से हटा सकता है क्योंकि राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को मैंने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है। देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है तो संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किसी भी राज्य में।
उसके बाद दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि इसलिए राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, यानी कि ये अनुच्छेद 155 जो है अथॉरिटी देता है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को किसी प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। इसके साथ ही साथ इसमें बताया गया है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित किया गया है, यानी कि केंद्र सरकार जो है कोई नाम दे सकती है, सुझाव दे सकती है राष्ट्रपति को कि उस व्यक्ति को राज्यपाल किसी भी प्रदेश का बना दिया जाए। अगले पॉइंट में मैंने बताया है कि यहाँ पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसको आपको याद रखना है और इन सबको संसद की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि इनको इनके पद से संसद की स्वीकृति के बाद जो है हटाया जा सकता है, यानी कि डायरेक्ट राष्ट्रपति भी इनको इसके पद से हटा नहीं सकता जब तक कि संसद की स्वीकृति न मिल जाए राष्ट्रपति को। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि लेकिन राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और यहाँ संसद को या राज्य विधानमंडल को राज्यपाल को हटाने के संबंध में कोई अधिकार नहीं है, यानी कि संसद जो है राज्यपाल को नहीं हटा सकती है। इसके साथ ही साथ राज्य का विधानमंडल भी राज्यपाल को नहीं हटा सकता। केवल कौन हटा सकता है राज्यपाल को? अगर राज्यपाल स्वयं अपना त्यागपत्र दे दे, इस्तीफा दे दे, या राष्ट्रपति जो है उसको उसके पद से हटा दे, तभी राज्यपाल अपने पद से हट सकता है। यानी दो तरीके हैं, यानी खुद से वो त्यागपत्र दे दे या फिर राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा दे, लेकिन संसद और विधानमंडल जो है राज्यपाल को नहीं हटा सकता है, ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि ये सारा डिटेल्स आपको समझ में आ गया क्वेश्चन से रिलेटेड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में आता है। मान लीजिए कि ये भ्रष्टाचार है और इसकी एक परिधि है, तो इसमें ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया है कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी तो ये भ्रष्टाचार के अंतर्गत आ जाएंगी। तो उसके संदर्भ में यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि भ्रष्टाचार के अंतर्गत कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट्स आ सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए पहला जो यहाँ पे मैंने बताया, पहले यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया कि सरकारी पद का दुरुपयोग, तो सरकारी पद का दुरुपयोग भी जो है भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। अब कैसे भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति सरकारी पद पे है, चाहे क्लर्क है, अधिकारी है, किसी भी प्रदेश में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, अगर वो अपने पद का दुरुपयोग करता है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो जाता है नॉर्मल जो नियम है, कानून है, उसको फॉलो करके अपने काम कराने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति नहीं करता है और किसी दूसरे व्यक्ति का काम कर देता है जो उसको पैसे देता है, तो यानी कि वो अपने जो पद का है जो क्या कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, तो ये भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा है नियमों, कानूनों और मानकों का विचलन, यानी कि जो भी नियम कानून उस पद के लिए बनाए गए, जो क्राइटेरिया बनाया गया, उसके अंदर अगर वो व्यक्ति कार्य नहीं करता है तो वो भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। और तीसरा यहाँ पे है कि जब कार्रवाई आवश्यक हो तो कार्रवाई न करना। अब ये देखिए इस प्रकार का जो है केस पुलिस डिपार्टमेंट में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि गरीब तबके के लोग जब पुलिस स्टेशन जाते हैं एफआईआर लिखवाने, तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है और उनको इस तरीके से भगा दिया जाता है या परेशान किया जाता है। तो यहाँ पर जब कार्रवाई की आवश्यकता होती है तो वो लोग जो है कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ये भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। आप देखे होंगे कि जब कोई बड़े लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन तो उनका काम बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है, कोई भी एफआईआर बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन कोई आम व्यक्ति जाता है तो उनसे 1000 सवाल पूछे जाते हैं और एफआईआर भी नहीं लिखी जाती है, तो ये भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। और इसके साथ चौथा है यहाँ पे लोक संपत्ति को नुकसान, अगर ये यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या सरकारी संपत्ति हो, अगर उसको कोई नुकसान भी पहुँचाता है तो वो भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि भ्रष्टाचार के संबंध में ये सारे तथ्य आपके सही हैं, और भी कई सारे तथ्य सही हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट मॉडिफिकेशन किया जाए, अगर ये क्वेश्चन फिर से रिपुट करके पूछ लिया जाए तो उसको आप समझ सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करने के बजाय निम्नलिखित में से कौन आचरण पर्यंत पद पर रहता है। यानी कि आपको मैंने अभी एक क्वेश्चन में बताया था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है, और यहाँ पे ये पूछा गया है कि ग्रहण करने के बजाय जो है निम्नलिखित में से कौन सा आचरण पर्यंत पद पर रहता है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स कुछ दिए गए हैं, यहाँ पे ऑप्शन और यहाँ पे कूट भी दिया गया है, तो जो सही आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, केवल तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
ये जो है 100 आचरण पर्यंत पद पर अपने रह सकते हैं। तो अब इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे मैंने पॉइंट टू पॉइंट मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि किसी भी राज्य के राज्यपाल को भारत के महान्यायवादी तथा केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासक केंद्र सरकार की सलाह के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यानी कि जो अलग अलग राज्यों में राज्यपाल होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार की सलाह पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यानी कि प्रसाद यानी राष्ट्रपति चाहता है कि वो उस पद को ग्रहण करे। तो यहाँ पर ये बताया गया तथा इन्हें राष्ट्रपति द्वारा केंद्र के निर्देशानुसार कभी भी हटाया जा सकता है। यानी कि जो आपके राज्यपाल होते हैं उनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है कभी भी हटाया जा सकता है, वो भी केंद्र के सलाह के अनुसार। जैसे कि पता है कि राष्ट्रपति भी जो है सरकार का ही एक मेंबर होता है, यानी उन्हीं के जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं संसद के, उनके द्वारा चुने जाते हैं। और वो जब केंद्र सलाह देगा कि किसी राज्यपाल को हटा देना तो राष्ट्रपति उसको हटा देगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं कि मैंने बताया कि जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श पर करता है। यानी कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनके परामर्श पे उनकी नियुक्ति की जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 65 वर्ष होती है और न्यायाधीशों को केवल महाभियोग यानी कि दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको राष्ट्रपति ऐसे ही डायरेक्ट जैसे कि राज्यपाल को हटा दिया जाता है उस प्रकार से नहीं हटा सकता है। इसके लिए एक रूल रेगुलेशन में प्रावधान है, उसको ही फॉलो करके उसको हटाया जा सकता है, जिसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया। आई होप कि ये सारा डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट या कथन दिए गए हैं और हमें फाइंड करना है कि कौन सा कथन हमारा राइट है और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का हमें चयन करना है। यानी एक से अधिक भी कथन सही हो सकते हैं, तो पहले हमें फाइंड कर लेना है कि कौन से कथन हमारे सही हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दूसरा और तीसरा, दूसरे में दिया गया है कि राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ये सही है आपका। और तीसरा है आपका राज्यसभा के सदस्य को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों को निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी नहीं है, ये तीसरा स्टेटमेंट हमारा है। तो ये दोनों सही है। तो अब इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। नीचे मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेनेशन आपको मैं करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर रखा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए पहले मैंने बताया कि राज्यसभा प्रथम बार 1952 में स्थापित हुआ था, यानी राज्यसभा की पहली बार स्थापना या उसको स्थापित 1952 में किया गया था और यह स्थायी सदन होता है। यह एक प्रकार का स्थायी सदन है और इसका विघटन या इसको भंग नहीं किया जा सकता है, ये आपको याद कर लेना है। और यहाँ पे दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यानी कि राज्यसभा में जो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं उनका निर्वाचन कौन करता है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तीसरे पॉइंट में मैंने बताया कि राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, जो कि स्टेटमेंट में दिया गया था, किंतु यह केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप के खिलाफ राज्यों के हितों की रक्षा करते हुए संघीय राज्य को जो संघीय राज्य का संतुलन है उसको बरकरार रखती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों के अंदर जो है मतलब हस्तक्षेप करे बेवजह के, तो उससे जो है ये जो आपके होते हैं प्रतिनिधि, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। तीसरे पॉइंट में मैंने यही बताया था कि राज्यसभा जो है राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, बल्कि ये जो है केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप, यानी केंद्र जो है जब राज्य के अंदर अनावश्यक हस्तक्षेप करता है तो उसके खिलाफ राज्यों के हितों की रक्षा करते हुए जो संघीय संतुलन है उसको बरकरार रखती है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है क्वेश्चन रिलेटेड या जो मैं डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6।
इस क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा परिणामतः निम्न में से कौन सा तात्कालिक रूप में अनिवार्य नहीं होता है। यानी कि किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो वहाँ पे तुरंत अनिवार्य वो चीज़ें नहीं होती है, उन्हीं को हमें इन स्टेटमेंट में से बताना है। और नीचे कोड भी दिए गए हैं, आपको सही आंसर इन कोड में से बताना है कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपको ऑप्शन नंबर ए, पहला और चौथा। देखिए पहले में बताया कि राज्य विधानसभा को भंग किया जाना, और चौथा है नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना। तो अगर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है तो उसके परिणामतः तुरंत उस राज्य की विधानसभा को भंग नहीं किया जाता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे चौथे में यहाँ पे बताया गया कि नए मुख्य सचिव की नियुक्ति भी नहीं की जाती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पूछा गया कि अनिवार्य नहीं होता है। देखिए इसकी अनिवार्यता नहीं होती है कि किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया और वहाँ की तुरंत वहाँ की विधानसभा को तुरंत जो है भंग कर दिया गया और वहाँ पर नए मुख्य सचिव की नियुक्ति की गई। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, इसको आपको याद रखना है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जहाँ पर काफ़ी कुछ और भी आपको क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे। देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उसको यहाँ पर मेंशन कर रखा है। और देखिए पहले पॉइंट में हमने बताया कि अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस अवस्था में देता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया हो। तो देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 356 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार जो है किसी भी राज्य सरकार को जो है बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ प्रावधान है। यानी कि उस राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र पूरी तरीके से विफल हो जाना, तभी उस कंडीशन में केंद्र सरकार जो है अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके उस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में जो है इस तरह के हालात हो गए जहां पे जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह अनुच्छेद एक साधन है जो केंद्र सरकार को किसी नागरिक अशांति जैसे दंगे जिनसे निपटने में राज्य सरकार विफल रही हो की दशा में किसी राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित करने में सक्षम बनाता है। यानी कि ये अनुच्छेद जो है अगर किसी राज्य के अंदर जो है बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं और उस स्थिति में राज्य सरकार जो है वहाँ इन सभी समस्याओं से निपटने में अगर विफल होती है तो उस स्थिति में केंद्र सरकार जो है अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। तो यहाँ पर इतना आपको क्लियर हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के बाद जो है केंद्र सरकार द्वारा इस अनुच्छेद का 100 से अधिक बार इस्तेमाल किया गया है। तो आई होप कि ये जितना भी मैंने इंफॉर्मेशन आपको बताया इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NGSC को निम्नलिखित में से किसने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है अगर आपको सही आंसर पता है तो। देखिए ये क्वेश्चन UGC नेट जुलाई 2016 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। भारत के उच्चतम न्यायालय ने जो है इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJSC को जो है निम्नलिखित में से किसने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय ने जो है इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अब ये NJSC क्या है इसके बारे में भी थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। पहले तो इसके फुल फॉर्म के बारे में ही हम जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। देखिए पहले पॉइंट में मैंने फुल फॉर्म ही बताया, इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग हिंदी में, और इंग्लिश में है नेशनल जुडिशियल जो है अपॉइंटमेंट्स कमीशन जो है इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है। तो देखिए जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एक प्रस्तावित निकाय था जो भारत में न्यायाधीशों और कानूनी विशेषज्ञों की भर्ती, नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होता था। यानी कि ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसका काम क्या था। इसका काम है भारत में न्यायाधीशों और कानूनी विशेषज्ञों की भर्ती, नियुक्ति, स्थानांतरण के लिए जो है ये कार्य करती थी, लेकिन ये अभी वर्तमान में कार्यरत नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करूं तो क्षेत्राधिकार इसका बात करूं तो इस मतलब जो निकाय है इसमें क्षेत्राधिकार किसका है, भारत सरकार का, और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है।
और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इस बिल को 13 अगस्त 2014 को लोकसभा तथा 14 अगस्त 2014 को राज्यसभा में पारित किया गया, लेकिन 16 अक्टूबर 2014 को 5 जजों की खंडपीठ ने जो है 4-1 यानी कि 5 जजों की खंडपीठ बैठी थी, जिसमें 4 लोग एक मत पे जो है सहमत हुए। 4 जो है अनुपाते 1 के मतदान से जो है एनजेएसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। बेसिकली देखिए यहाँ पे इस निकाय के तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप करती, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्षेत्र अधिकार किसका है, भारत सरकार, यानी कि जजों की नियुक्ति के संदर्भ में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। इसी के बारे में जो है यहाँ पर 5 जजों की खंडपीठ को बैठाया गया था 16 अक्टूबर 2014 को, और इनमें से 4 जजों ने जो है इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। ये आपको याद रखना है। आशा करता हूँ कि ये जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने बताए वो आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसे हमें बताना है। यानी कि इन चारों जितने भी स्टेटमेंट देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से कोई कथन सही होगा उसे ही हमें फाइंड करना है और नीचे दिए गए कूट के अनुसार अपना सही आंसर लगाना है। वैसे इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, केवल तीसरा। यहाँ पे उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय होता है वो संविधान का क्या होता है, संरक्षक होता है। तो यहाँ पे बस यही स्टेटमेंट हमारा राइट है, बाकी के स्टेटमेंट जो है हमारे गलत हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय राजनीति व्यवस्था के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जिसको आपको याद रखना है। पहले में मैंने बताया कि राष्ट्रपति सरकार का मुखिया होता है, यानी जो सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसका मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और दूसरा है कि संविधान सर्वोच्च होगा, यानी किसी भी देश के लिए, यानी अपने देश में जो है संविधान सबसे ऊपर होगा, उसके बाद ही कुछ भी होगा। तीसरे पॉइंट में मैंने बताया कि उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक होगा, यानी कि देखिए जैसे कि मैंने अभी ऊपर जो क्वेश्चन में दिया गया था कि तीसरा स्टेटमेंट हमारा राइट था, तो इसमें उच्चतम न्यायालय जो होता है वो संविधान का संरक्षक होता है, संविधान की क्या करता है, रक्षा करता है। फिर चौथा यहाँ पर है कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वाद योग्य नहीं होगा। और यहाँ पे पांचवा दिया गया है कि भारत की अखंडता तथा संप्रभुता बनाए रखना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी होगी। तो ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिसके बारे में आपको याद रखना है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मूल मौलिक कर्तव्य हैं। यहाँ पे मूल मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में कुछ तथ्य दिए गए हैं और आपको बताना है कि मूल मौलिक कर्तव्य कौन से हैं, और नीचे दिए गए कूट के अनुसार ही आपको अपना सही आंसर देना है। और ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट जुलाई 2016 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। वैसे इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा। ये तीनों जो है मूल मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। पहला दिया गया है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, यानी कि आप अपने देश में रह रहे हैं तो आपको राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, क्योंकि ये आपका मूल मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है आपका प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना, ये भी जो है आपका मूल मौलिक कर्तव्य है। और तीसरा है माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यानी एक जिम्मेदारी है माता पिता के पास, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर जरूर से प्रदान करें। तो ये तीनों मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और भी कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, उसको मैं नीचे आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए यहाँ मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट तथ्यों को यहाँ पे शामिल कर रखा है, तो आप देख सकते हैं इसको। देखिए पहले मैंने बताया यहाँ पर कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया, जो निम्न है। यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से मौलिक कर्तव्य आते हैं। हमने 3 मौलिक कर्तव्य ऊपर देखे जैसे क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन और भी कई सारे मौलिक कर्तव्य हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया गया और जो मौलिक कर्तव्य आपको उसमें दिया गया था और दूसरा कुछ दे दिया गया तो आपको याद रहना चाहिए।
तो देखिए सबसे पहले है इसमें मौलिक कर्तव्य में कि संविधान का पालन, उसके आदेशों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर व सम्मान, ये सभी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। यानी कि संविधान का आपको पालन करना है, इसके साथ साथ उसके आदेशों का भी पालन करना है, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है, अभी हमने ऊपर देखा राष्ट्रगान का जो है आदर व सम्मान आपको करना है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। यानी कि जिन्होंने स्वतंत्रता में जो है अपना योगदान दिया है, जो महान विभूतियां हैं, उनको आपको अपने हृदय में जो है संजोए रखना है। और तीसरा दिया गया है यहाँ पे भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। यानी कि भारत जो है एक यानी अखंडता जो है उसकी रक्षा करना क्या है आपका मौलिक कर्तव्य है। यानी कि जो इसकी एकता है, यानी हम जुड़ के आपस में रह रहे हैं, तमाम तरह के यहाँ पे अलग अलग रिलीजन्स है, लेकिन तभी भी हम एक कम्युनिटी की तरह आपस में रह रहे हैं, तो इसकी रक्षा करना जो है हमारा कर्तव्य है। और चौथा है देश की रक्षा करना, यानी देश की रक्षा करना भी जो है आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अगर किसी बाहरी मुल्क से जो है अगर युद्ध छिड़ जाता है, तो उस स्थिति में आपको अपने मुल्क की रक्षा करना जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। आगे आइए और भी देखते हैं। अगला जो हमारा मौलिक कर्तव्य इसमें है कि भारत के सभी लोगों में सामरसता और समान मातृत्व भाव का निर्माण करना। यानी कि भारत में जितने भी तरह के लोग रह रहे हैं, चाहे अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग कॉस्ट से, उनको अपने देश के प्रति मातृत्व भाव उनके अंदर उत्पन्न करना भी जो है आपका मौलिक कर्तव्य है। और छठा यहाँ पे दिया गया है कि हमारे सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और परीक्षण करें। यानी कि हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की जो है संस्कृति है, परंपरा है, तो उसके महत्व को समझना है। और उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया था। और यहाँ पे अगला हमारा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना विकसित करें। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है हमें, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा है तो उसको किसी भी तरीके से इंटर रिलेट, उसका जो है साइंटिफिक रीजन हमें जानना है। और ज्ञान अर्जन की भावना को जो है यहाँ पे विकसित करना है। नेक्स्ट हमारा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना है। यानी कि जो भी सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति होती है उसको जो है सुरक्षा प्रदान करना आपका मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए। और यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट हमारा है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य। तो ये जो है आपका ऊपर क्वेश्चन में दिया गया था। और बाकी के जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं उसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि अभी ये 3 दे दिया गया जिसको मैंने अभी बताया, और बाकी इनमें से कोई दे दे तो आपको याद रहेगा, तो आप बहुत आसानी से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आशा करता हूँ कि ये डिटेल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर नीति आयोग से संबंधित कुछ तथ्य या कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा तथ्य या कथन हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं और ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट जुलाई 2016 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। वैसे इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तीसरा और चौथा जो है आपका राइट हो जाएगा। यह न तो संवैधानिक निकाय है न ही संवैधानिक निकाय है, ठीक है। और इसके बाद चौथा है यह एक चिंतन कोष यानी कि थिंक टैंक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है नीति आयोग के संदर्भ में आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो देखिए नीति आयोग का गठन जो है आपका 1 जनवरी 2015 को हुआ था और इससे पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसका अधिकार क्षेत्र यानी नीति आयोग पर अधिकार क्षेत्र किसका है, तो भारत सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और इसका मुख्यालय अगर बात करें तो नई दिल्ली में है और कार्यपालक नरेंद्र मोदी जी हैं। यानी कोई भी प्रधानमंत्री मतलब अगर किसी की भी सरकार हो तो नीति आयोग का जो कार्यपालक या अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इसे आपको याद रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीति आयोग का काम क्या है, ये एक तरह से थिंक टैंक के रूप में काम करता है, यानी कि किसी भी नीतियों को निर्धारित करने का काम करता है विकास से संबंधित। तो इसीलिए इसको थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप कि ये सारा जितना भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट है, जो भी डिटेल्स मैं बताता हूँ वो समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही साथ किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा अप्रिसिएशन और मोटिवेशन मिलता है कि हम इसी प्रकार के वीडियो आपको कंटिन्यूअस प्रोवाइड करें। और वीडियो को शेयर दूसरे दोस्तों के साथ जरूर करिएगा, क्योंकि जो कुछ भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं इस चैनल के माध्यम से सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही है तो आप दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से उसको आप प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे जब कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर अपलोड की जाएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ आपको पता है कि आप सभी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। अक्टूबर में आप सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट होना है और 1.5 से 2 महीने के आसपास का टाइम आप सभी के पास है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे तरीके से जो है करने का प्रयास करिए। अब पहले आप 2 से 4 घंटे पढ़ते थे तो आप कोशिश करिए 6 घंटे लगातार पढ़िए। 1.5 से 2 महीने में अगर लगातार 6 से 7 घंटे भी आप पढ़ते हैं तो नेट के साथ JRF जो है आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन लगातार और ईमानदारी के साथ आपको मेहनत करना होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।